नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे 3 दिनों के दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। अपने नेपाल के दौरे पर वे काठमांडू में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा जनरल नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले नेपाल दौरे पर आने से पहले सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने मंगलवार को कहा कि उनके काठमांडू दौरे से भारत और नेपाल के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे और इसका फायदा दोनों देशों की सेनाओं को मिलेगा। पांच महीने पहले असम के बागजान तेल क्षेत्र में हुआ विस्फोट विनाशकारी आग में तब्दील हो गया था। तिनसुकिया जिले में लगी यह आग अभी भी जारी है। एक एनजीटी समिति ने पाया कि कुआं अवैध रूप से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में संचालित किया जा रहा था। ओआईएल के खिलाफ विरोध अभी भी क्षेत्र में किए जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी राजनीतिक नाराजगी पैदा होती है। वहीं डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का आज ओडिशा के तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया और इस दौरान कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए और सभी परीक्षण पूर्ण मिशन उद्देश्य को पूरा करते थे। सभी उड़ान को टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट द्वारा ट्रैक किया गया, जिसने फ्लाइट परफॉर्मेंस की पुष्टि की। वहीं केरल के माकपा राज्य सचिव कोडियारी बालकृष्णन के बेटे बिनेश कोडियारी के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर विभिन्न ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को छापेमारी की। बालकृष्णन भी बेटे के साथ इसी आवास में रहते हैं, लेकिन छापेमारी के समय वे यहां पर मौजूद नहीं थे। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बिनेश से हुई पूछताछ में मिले अहम सुराग के बाद की गई। ईडी बिनेश से 29 अक्टूबर से पूछताछ कर रही है। कोर्ट के आदेश से वे फिलहाल अभी शनिवार तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इसके बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुतरा प्रखंड स्थित कंटंग गांव के जंगा टोले के लोग उत्साह से लबरेज हैं। 20 साल से गुमशुदा बिरजू कुल्लू को लोगों ने मान लिया था कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सोमवार को जब पुलिस गांव पहुंची और यह मालूम हुआ कि बिरजू कुल्लू पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद था, उसे पाकिस्तान सरकार ने आजाद कर दिया है और अब वह घर आने वाला है, तो हर चेहरे आश्चर्य और खुशी से खिल उठे। लास्ट वीक हमारे पास दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस से कॉल आया था रिगार्डिंग एक पर्सन की आइडेंटिटी को ट्रेस करने के लिए एड्रेस और नाम के साथ हमारे पास आया था। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमने कुतरा एरिया के जंगाटोली गांव में हमारी टीम को भेजा था टू ट्रेस एंड आइडेंटिफाई कि वहाँ पे बिरजू नाम का कोई व्यक्ति रहता है कि नहीं। उनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनकी एक बहन हमारे इन्फॉर्मेशन में आई। बेस्ड ऑन दैट हमने जो फ़ोटो हमारा अमृतसर से जो फ़ोटो हमको मिला था उसको हमने दिखा के उनसे टैली करवाया एंड शी कंफर्म्ड कि ये उन्हीं के भाई हैं। उनके प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये हमको पता चला है कि 20-22 साल पहले वो घर से चले गए थे। उनके स्वजनों ने उनको उस समय ढूंढने की काफ़ी कोशिश। वहीं पंजाब पुलिस की एसटीएफ टीम ने ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह पंजाब की सबसे बड़ी रिकवरी है। यह ड्रग्स जम्मू कश्मीर से लाई गई थी, जिसे देश के विभिन्न शहरों में पहुंचाया जाना था। अनुमान है कि पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एसटीएफ को पकड़े गए तीनों तस्करों के 5 और साथी तस्करों की तलाश है। आईजी आरके जायसवाल ने लुधियाना में बताया कि इस मामले में एसटीएफ को बटाला निवासी राजन शर्मा, हैप्पी रंधावा, हरविंदर सिंह, तनवीर बेदी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे सन्नी की तलाश है। 29 तारीख को ही मनदीप सिंह मन्ना एक
जिसे सानेवाल के एरिया में उसे गिरफ्तार किया गया एंडेवर गाड़ी के साथ। उसकी गाड़ी से हमें 18 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस बरामद की गई। फिर फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसी के इन्वेस्टिगेशन में 2 और बंदे अंग्रेज सिंह और विशाल, जो कि जेएन के साइड से अपनी सियाज कार में आ रहे थे, जिन्हें फगवाड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ी से 10 किलो हेरोइन, जो कि उन्होंने गाड़ी के अंदर कंसील करके कैविटी बना के जो रखा गया था, वो रिकवर किया गया। इस तरह से टोटल रिकवरी अभी तक इस केस में 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस की। वहीं पंजाब की बटाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब बटाला पुलिस ने 2 लुटेरा गैंग के 7 सदस्यों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनसे 5 चोरी की गाड़ियां और करीब 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए। इन लुटेरों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इन पर केस दर्ज करके आगे की तफ्तीश को शुरू कर दिया है। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 4। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਵੈਪਨ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, 2 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਗਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ, 2,55,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ATM ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 350 ਜਿਹੜੇ ट्रांसफार्मर ने बिजली बोर्ड ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ तेल ਕੱਢ के। वहीं बिहार चुनाव के अंतिम जंग में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने विपक्षी महागठबंधन के खेमे में हलचल मचा रखी है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में 2 दर्जन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी मुसलमान वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए आक्रामकता के साथ सारे पैंतरे अपना रहे हैं, जो महागठबंधन के खिलाफ ज्यादा है, जबकि एनडीए खेमे के लिए राहत वाली बात है, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण से एनडीए को अपना फायदा दिख रहा है। चुनाव विश्लेषक मान रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने पर महागठबंधन को नुकसान तय है, क्योंकि ओवैसी ने सोच समझकर मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे, जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। उधर ग्रेटर नोएडा में बिसरा कोतवाली क्षेत्र स्थित चेरी काउंटी सोसाइटी के 9वें फ्लोर पर रहने वाले बिजनेसमैन दंपति के सिर पर मूर्ति से हमला कर हत्या कर दी गई। बुधवार दोपहर दोनों के शव फ्लैट के अंदर लहूलुहान अवस्था में मिले। विनय सहारनपुर के रहने वाले थे और उनकी पत्नी नेहा मेरठ की थी। 25 साल तक दोनों लोग गाजियाबाद के सूर्यनगर रामप्रस्थ इलाके में भी रहे। बेटा सर देखिए, ये मृतक दंपति यहाँ सोसाइटी में 9th फ्लोर पर एक फ्लैट में रहते थे और यहीं सोसाइटी में ही एक मार्केट है जहाँ पे इनका स्टोर था, ग्रोसरी शॉप ये चलाते थे। जो परिवार के लोग हैं, बाकी इनके बेटे बहू और मदर फादर वगैरह वो भी यहीं नोएडा में रहते हैं, वो कहीं किसी दूसरे एरिया में रहते हैं। उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने पहले ही इन्होंने यहाँ इस सोसाइटी में शिफ्ट किया था, क्योंकि स्टोर यहाँ पर था, स्टोर यहाँ से नज़दीक पड़ता था। आज सुबह इनके परिवार के लोगों ने सूचित किया कि दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ वो मृत अवस्था में फ्लैट में हैं। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड, हमारी फील्ड यूनिट, एसओजी सर्वेलांस की टीम, थाने की टीम, सारी टीमें अपना काम। कोरोना संकट और वायु प्रदूषण के बीच कई राज्य सरकारों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद अब ओडिशा सरकार ने पटाखों पर रोक लगा दी। ओडिशा सरकार ने 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पटाखे जलाने से बड़े पैमाने पर नुकसान करने वाले रसायन पर्यावरण में फैलते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा जारी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप की अवहेलना करने वाले लोगों पर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वाले 129 उल्लंघनकर्ताओं पर लगभग
30 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। ग्रैब की नियमों का पूरी तरह पालन कराया जा रहा है निगम के द्वारा। अभी ही हमने करीब 129 वायोलेटर्स को, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, उनसे करीब 30 लाख, 29.5-30 लाख के करीब उनसे चालान हमने वसूल किए हैं, जिनमें किसी कोई बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर थे, धूल उड़ा रहा है, डस्ट है, इलीगली डस्ट पड़ी है, या गार्बेज बर्निंग की हो, या धूल उड़ाने की, या रोड में और भी अदर्स जो वायलेशंस हैं, कचरा डालने की, कचरा डंपिंग की, कचरा। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव के लिए वोट मांगा। बिहारीगंज में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि शरद यादव से मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो हमारे गुरु समान है। आपको बता दें, मधेपुरा के बिहारीगंज से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही है। उधर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए। 20 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी और एक प्रस्ताव को अपनी कैबिनेट के लिए रोका गया। कैबिनेट ने फैसला लिया कि 40 नए निकायों की ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं पंजाब में पनप रहे बिजली संकट को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजघाट पर धरने पर बैठे और इस धरने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए, प्रजातंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं। वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद इनका ज्ञान नहीं है। और पंजाब में जो कोयले का संकट हुआ है, वो जो उन्होंने रेल रोको हुआ, उस वजह से कोयले का संकट पड़ा है और उस दिशा में उन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष में इतना दमखम नहीं है, वरना उनका ऐसा किरदार है कि वो सरकार पर कोई बात कह सकें। तो दस्तावेज बोलेंगे, दस्तावेजों का आंकलन किया जाएगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको देखा जाएगा और उसके बाद ही उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जो केसेस बढ़ने पर हम निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से हमारे एनसीआर के जो ज़िले हैं उनमें असर पड़ता है और उनमें आंकड़ा बहुत ज़्यादा भी आ रहा है। पहले भी हमने ये देखा था कि जब जब दिल्ली में बढ़ता था, हरियाणा के साथ लगते ज़िलों में भी ये कोरोना बढ़ता था। अब दूसरी लहर आ रही है या नहीं आ रही है, इस बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत बेईमान किस्म का वायरस है। कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। पंजाब के संगरूर पहुंचे अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। सुखबीर सिंह बादल अपनी पार्टी वर्करों के साथ मीटिंग करने के लिए संगरूर के कई गांवों में पहुंचे, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ 2022 ਕਰਕੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੀਂਡਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਐ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸਰੋਪਾ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਦੀ 1 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੱਪ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾਂ 'ਚ ਲੋਕ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 79 ਸਾਲ
ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो सुखबीर सिंह बादल को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। आपको बता दें कि संगरूर में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए बादल गए थे और वहां पर काले झंडे दिखाए गए। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसके चलते मलोट और श्री मुक्तसर साहिब में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इस मौके पर उन्होंने मलोट में किसानी खेती कानून को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली में दिए जा रहे धरने को ड्रामा बताया। गवर्नर ने तो दस्तखत किए नहीं, तुसीं राष्ट्रपति तो उत्थे की कर चले। उन्होंने पहले ही पता सी कि बिल दस्तखत नहीं होने, क्योंकि जिस तरीके नाल उन्होंने बिल पास किया है वो इलीगल सी, उन्होंने करना नहीं सी। असीं उदों भी कहा सी कि खेती दे थल्ले तुसीं बिल पास करो, तो जिवें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर किया है सारी मंडी में डिकलेयर करो, पर इन्हां दी नीयत कैप्टन की साफ नहीं है। जान के मैच उन्होंने किट सेंटर का खेडी जाता है। तो आपको बता दें शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसके चलते मलोट और श्री मुक्तसर साहिब में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इस मौके पर उन्होंने मलोट में किसानी खेती कानून को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से आज दिल्ली में जो धरना दिया गया उसे ड्रामा बताया और साथ ही साथ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साधा। राजस्थान के जालोर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए वाडा भाड़वी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक बाबूलाल को 7,700 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जालोर डीएसपी अन्नराज सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर दिया गया। परिवादी से नरेगा भुगतान से 50% रुपए रिश्वत के रूप में मांगने पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी बाबूलाल बिश्नोई ने जालोर एसीबी चौकी में आकर के रिपोर्ट दी। मेरा और मेरे पत्नी का नाम नरेगा में श्रमिक के रूप में चला है, जिसका 100 दिन रोजगार के बेटे 15,000 रुपये हमारे खातों में जमा हुए। उसकी एवज में पेमेंट करवाने की एवज में और नाम कंटिन्यू रखने के लिए उस 15,000 का 50% 7,700 रुपये कनिष्ठ सहायक बाबूलाल मेरे से रिश्वत के रूप में मांग रहा है और मैं रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता। इस रिपोर्ट पे हमने नेक्स्ट डे 3 तारीख को सत्यापन करवाया और सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई कि वो 7,700 रुपये 50% के रूप में मांग रहा है, जिसपे आज उसको रंगे हाथों ग्राम पंचायत भवन में वाडा भाड़वी में उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 7,700। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एएनबी न्यूज की खबर का असर हुआ है।
अचानक गांव में लगी आग से 25 घर जलकर राख हुए थे और मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी शंभू कुमार और एसपी बहराइच। इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों ने पीड़ितों का हाल जाना है। तो यूपी के बहराइच में एएनबी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। अज्ञात कारणों से गांव में लगी आग से 25 घर जलकर राख होने का यह मामला है। एएनबी न्यूज पर खबर को चलाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर जिला अधिकारी शंभू कुमार और एसपी बहराइच पहुंचे और पीड़ितों का हाल जाना, तो साथ ही साथ ठंड में ठिठुर रहे ग्रामीणों को कंबल बांटा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त बहराइच से हमारे साथ हमारे संवाददाता रफीकुल्लाह खां फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रफीकुल्लाह खां, एएनबी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। अज्ञात कारणों से जो गांव में आग लगी थी, 25 घर जलकर राख हो गए थे और एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इसके बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौबना के मजरा में गांव टपराहा गांव में आग लग गई। आग देखते ही देखते करीब 25 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए और घर वालों के पास ये हाल रहा कि उनके पास रहने को ना कोई सर छिपाने को ना कोई जगह बची, ना कपड़े बचे। पूरी तरीके से वो घर के बाहर हो गए। लोगों ने बचाया, किसी तरीके से उनकी जान बची और इस खबर को प्राथमिकता से एएनबी न्यूज ने चलाया। उसके बाद जिला अधिकारी शंभू कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को कंबल बांटे, राहत सामग्री दी, खाद्यान्न सामग्री दी और पुलिस राजस्व का मौके पर तैनात है पूरी तरीके से। आपसे जानना चाहेंगे रफीउल्लाह खां, जिस तरह से तमाम आपने ये जानकारी दी, गांव के लगभग कितने घर हैं जो आग की चपेट में आ चुके हैं अब तक? जी, करीब 25 घर हैं जो बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं और वहाँ ये हाल रहा कि पूरे घर जल गए, घर के कपड़े जल गए, जो खाद्यान्न था, खाने का सामग्री वो पूरी तरीके से जल गई। और अगर देखा जाए तो ग्रामीणों ने वहाँ बचाव कार्य शुरू किया। जो फायर विकेट वगैरह है, फायर विकेट काफी देर से पहुंची। बहरहाल उसके बाद भी ग्रामीणों ने रफीकुल्लाह खान, जिस तरह से ठंड का ये मौसम है और आग लगने की जो घटना घटी है, जाहिर है इससे सारे परिवार जो है खुले आसमान के नीचे आ गए होंगे। और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जिला अधिकारी तो मौके पर पहुंच गए, पीड़ित जो ग्रामीण हैं उनको तत्काल मदद मुहैया कराने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए हैं? जिलाधिकारी ने तहसीलदार और एसडीएम मिहीपुरवा को सख्त निर्देश दिए हैं कि इनको खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जाए और इनके बच्चों के जो कपड़े हैं उनकी व्यवस्था कराई जाए। गांव में इनको रुकने के लिए रैन बसेरे में इनको इंतजाम या प्राथमिक विद्यालय में इंतजाम करने के लिए कहा गया है कि इनको प्राथमिक विद्यालय में ठहराया जाए और उसके बाद शासन को पत्र लिख करके भेजा है। जो भी शासन से सहायता मिलेगी, घोषणा होगी, वो इनको सहायता दी जाएगी। ठीक है रफीउल्लाह खान, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी प्रमुख सियासी दल जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक पार्टी के उम्मीदवार को सुबह टहलने निकलने के दौरान बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मार दी। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार दास पर यह हमला हुआ। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव का है। वही सर बोले, हम बगल में थे 10 कदम दूरी में। सर बोले हम बाथरूम जाएंगे, उसके 10 कदम दूरी पे थे हम। उसमें दो बाइक पे दो करके 4 जवान थे। आए, हम पहचाने पाए। सर बोले हम पहचानते हैं उनको। तो बात कर रहे थे और वो पिस्टल निकाला और फायरिंग किया। मैंने फायरिंग किया, झटका पड़ा, बचा लिया, उनको जान में मारा। हम जब तक देखे घटना पर तो हम देखे सर क्योंकि हम पिस्टल निकाले, फायरिंग किए। बाइक को नहीं पहचान पाए हम। जब फायरिंग करने के लिए हम निकाले तभी तो भाग गया, तो हम फायरिंग नहीं कर पाए। फिर सर को उठाए, फिर हॉस्पिटल लेके आए, फिर थाना की इन्फॉर्मेशन के मुख्य थाना। सुबह में उठे हैं 4:30-5 बजे में, बाहर निकले बाथरूम के लिए। रोड साइड में बाथरूम कर रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल से 4 आदमी रुका। एक आदमी को जानने गुड्डू दास बोला कि रे विधायक में खड़ा हो लिया, तो जिंदा रहो तब ना विधायकगिरी करवाए। गोली चला दिया। गोली कहाँ पर चली है? घर के पास क्या? घर के पास चली है। जब तक गार्ड साहब अपना पिस्टल निकाल के दौगे तब तक वो
वहीं बिहार के पटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत माता की जय बोलना विपक्ष को खराब क्यों लगता है और क्या विपक्ष प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करेंगे। भाई अगर भारत माता की जय करना हिंदुस्तान के अंदर अगर विपक्ष को खराब लगता है तो मुझे लगता है क्या यहाँ पाकिस्तान की जय किया जाए, विपक्ष को तब अच्छा लगेगा। ये विपक्ष हमारा मुद्दा तय करेंगे, विपक्ष प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करेंगे। ये पता नहीं विपक्ष जो है ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इनका बुद्धि और विचार दोनों भी ख़त्म है। वो जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगार को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। करोड़ों लोगों को हमने रोजगार देने का काम पूरे देश भर में किया। बिहार में भी रोजगार हमारा विकास और मुद्दा है। हमने रोजगार दिया है, हमने कहा है, हमने अपना संकल्प दिया है भाजपा ने, हम 19 लाख लोगों को रोजगार। बिहार के किशनगंज के ठाकुरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में दंगा फसाद होता था लेकिन आज कंट्रोल हो चुका है। बिहार में क्राइम काफी कंट्रोल हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा कि आज सभी समाज की महिलाओं को बिहार में विकास और सम्मान मिला है। तरह का बिहार बनाने के लिए हम लोगों ने मन बनाया हुआ है और एक एक चीज का जान लीजिए। और लोग पता नहीं कोई कह देता है, बोल देते हैं, हम तो एक एक चीज का भाई आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम ऐसे ही नहीं घूमते रहते हैं, सब जगह जा करके कहाँ क्या है, यहाँ और क्या चाहिए देखते। इसलिए हम लोगों ने जो भी किया है इन सब चीजों के बारे में फैसला किया और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए जो हमारा फर्ज है हम उसको निभाते हैं। हम तो आपके बीच में आए हैं, अभी अनेक जगहों पर जाना है, तो हम तो आज इतना ही कह करके और आप चाहिएगा, मौका दीजिएगा तो भाई हम आपके यहाँ एक एक चीज देखने के लिए खुद चले आएंगे और जहाँ कोई कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे। तो आज तो हम आए हैं आपसे यही कहने के लिए कि भाई। उधर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि इस बार लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। वहीं सीमांचल में कांग्रेस के मजबूत होने के दावे पर कहा कि मतदाताओं ने रोजगार और पलायन पर वोट दिया, किसी का दावा नहीं चलेगा। तो जहाँ तक भाई लोजपा भाजपा की बात रही तो हम लोगों की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब 2 चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। लेकिन आपको लग रहा है कि जो तीसरे चरण का मतदान होगा, खास करके सीमांचल का एरिया है, महागठबंधन का दावा है कि सबसे ज़्यादा मजबूत हम हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम वहीं पर सबसे ज़्यादा सीट जीतेंगे। देखिए इस बार कोई दावे नहीं चलने वाले, इस बार कोई समीकरण नहीं चलने वाला। मैं समझ रहा हूँ कि सीमांचल के इलाके को लेकर महागठबंधन क्यों ये दावे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वही वोट बैंक। उधर भोजपुरी स्टार निरहुआ ने बिहार के पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने जो काम किया लोगों को उस पर भरोसा है और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जगह है और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से काम किया है तो हम लोग घूम रहे हैं, पूरे बिहार में ही घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लोगों का भरोसा है, विश्वास है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। विपक्ष कितना मजबूत है? कांग्रेस कह रहे हैं सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हमारे सामने कोई नहीं है। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छी बात है। लड़ने का मज़ा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो लड़ाई अच्छी है और लड़ाई होगी, पर ये तय है कि बिहार की जनता ने तय किया है कि एनडीए की सरकार फिर से आनी चाहिए, क्योंकि एक नींव तैयार है, नींव तैयार हो चुकी है। अब उस पर कितना सुंदर महल बनाना है ये तय करेगा। पंजाब के सुजानपुर में नशेड़ियों की दबंगई देखने को मिली, जहां नशे में धुत युवकों ने बुजुर्ग दंपति के साथ झगड़ा किया और जब पुलिस कर्मचारी झगड़ा छुड़वाने के लिए पहुंचे तो नशेड़ियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को काबू कर मेडिकल करवाकर इस मामले को दर्ज किया। हालांकि 3 आरोपियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिनमें से 2 युवकों को पुलिस ने काबू कर लिया जबकि एक युवक फरार होने में कामयाब हो गया।
ਇਹ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਜਤ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਡੂ ਆ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜੋੜਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਐਸਆਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛੇ 3, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਐਸਆਈ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ। करवा चौथ का व्रत पौराणिक कथाओं के अनुसार पति की लंबी आयु के लिए पत्नियों द्वारा रखा जाता है। आज भी अनेकों महिलाएं व्रत के साथ साथ पति की लंबी आयु के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देती है। ग्राम शादीपुर में एक शिक्षिका ने करवा चौथ की सच्ची वानगी प्रस्तुत करते हुए पति को किडनी डोनेट करने का निर्णय लिया है। ये सभी महिलाएं, अधिकतर सभी महिलाएं अपने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं कि उनके पति, हमारे पति सही रहें, ठीक रहें। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी किडनी दान देकर अपने पति, जिससे कि मेरे पति ठीक हो जाए। अगर मेरी एक किडनी से मेरे पति ठीक हो सकते हैं तो मेरे लिए ये करवा चौथ का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाएगा। इसीलिए डॉक्टर साहब से जब बात हुई, डॉक्टर साहब ने न्यूटीमा हॉस्पिटल मेरठ में डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट लगभग, जिसके लिए मुझे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। बिजनौर डीएम साहब से भी परमिशन लेनी पड़ी, बिजनौर सीएमओ ऑफिस से सीएमओ साहब से भी परमिशन लेनी पड़ी। सारे कागज पत्र सब जमा किए डॉक्टर साहब के पास। फिर उन्होंने कहा कि 8 तारीख में 8 नवंबर को तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ठेकेदारों की मनमानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल ठेकेदार रोहित साहू, पिता उदयबल साहू, जो कि खैरबना कला का रहने वाला है, उन्होंने कई लोगों से मजदूरी करवाई लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए। मजदूरों का कहना है कि उन्हें 18 दिनों की मजदूरी के पैसे नहीं मिले। उनसे लगातार काम करवाया गया। पैसे न मिलने पर परेशान होकर लेबर डिपार्टमेंट में भी शिकायत की गई लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जो रोहित साहू ने मुझे काम करवाया और पैसा नहीं दे रहा है। कितना लोग हो तुम लोग? 7 लोग हैं। अच्छा। और 15 दिन से घुमा रहा है। 15 दिन का कुछ काम बनवाया था। अच्छा। उसको भी मांग नहीं पूरी की और एसपी ऑफिस में जमा किया है इसके खिलाफ। वो भी 2-3 दिन हो गए लेकिन कुछ के जवाब नहीं दिया। अब श्रम विभाग में दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 16 साल के बालक की नदी में डूबने से मौत हो गई। बालक के नदी में गिरने का यह मामला साफ नहीं है। दरअसल परिजनों का कहना है कि बालक को नदी में धक्का दिया गया होगा। फिलहाल पुलिस जांच में लगी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ग्राम पंचायत छरछेद में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना का लाभ पालकों को मिल रहा है। अब तक गोपालकों से ग्राम पंचायत में 863 क्विंटल गोबर की खरीदी महज 3 महीनों में की जा चुकी है। वहीं कुल 1,72,600 रुपए गोपालकों को अब तक दिए जा चुके हैं। हरियाणा के प्रतला से विधायक नैनपाल रावत ने 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया और ग्रामीणों ने भी इस बात को लेकर विधायक का धन्यवाद करते हुए खुशी जताई। ये लगभग 20 साल पुराना केस है जो हमारे विधायक नैनपाल रावत ने इसको निपटाया है। जनता की आवाज़ पे इनके बार बार कहने पर किसी विधायक ने काम नहीं किया और एक बार के कहने से हमारे नैनपाल विधायक जी ने इसको करके दिखा दिया है, जिससे सभी ग्रामवासी उत्साहित हैं। एक जो हमारा ये काम बड़ी समुचित व्यवस्था से किया गया है। देखिए, फ़ायदा तो रोड जहाँ भी बनती है पूरे आवाम को मिलता है। कोई जो गांव हैं वो डेली का उनका निकलना होता है, लेकिन कभी कभी हर किसी को पूरे गांव में, बस्ती में या पूरे विधानसभा के लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। ये बड़ी ज़रूरी रोड थी, पुरानी और कदीमी टूटी पड़ी थी और इनका हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, श्री दुष्यंत जी ने
जो 2 करोड़ 9 लाख रुपए की सड़क है वो अलालपुर से गोपीखेड़ा और घाघौट तक जाएगी, और दूसरी सड़क जो हमारी कटेसरा से मोहना की है वो 1 करोड़ 43 लाख रुपए की है। तो आज इन सड़कों का केवल उद्घाटन नहीं है, इनको अब बनाना भी शुरू कर। हरियाणा के फतेहाबाद में परिवहन विभाग में आईएएस, एचसीएस और विभागीय अधिकारियों के बजाय पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को लगाकर रोडवेज का निजीकरण करने की हरियाणा सरकार की नीति के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन किया। 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर महाप्रबंधक के माध्यम से महानिदेशक राज्य परिवहन को ज्ञापन भेजा गया। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में जब से छात्रा निकिता की हत्या का मामला सामने आया, तब से लव जिहाद का मामला तूल पकड़ रहा है, और ऐसे में बल्लभगढ़ में छात्रा के परिजनों से मिलने बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। अब मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। वहीं यूपी के बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी का एक अनोखा कार्य सामने आया, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें, बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के चैनपुरवा गांव में ज्यादातर महिलाएं अवैध शराब बनाने के काम में लगी हुई थी, जिस पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ने गांव में पहुंचकर महिलाओं के साथ बैठक कर चौपाल लगाई, जिस पर उन्हें मोटिवेट किया। चैनपुरवा की महिलाओं द्वारा 2 प्रकार के दिए बनाए जा रहे हैं। एक मिट्टी की दियाली में बीज वैक्स से दिए बनाए जा रहे हैं, और दूसरा फ्लोटिंग दिए बनाए जा रहे हैं। इनका व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न ग्रुप्स में और मीडिया के द्वारा किया गया है, जिसमें बहुत सी अलग अलग स्थानों से ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें जो सर्वाधिक ऑर्डर हैं वो जनपद बाराबंकी और जनपद लखनऊ से हैं। इसके अलावा गोरखपुर, जालौन, कानपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई, पुणे, कई ऐसे शहर हैं जहां से कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत लोगों ने मांगे हैं। उसमें ये विचार किया जा रहा है कि इनको कुरियर से भेजने पर क्या व्यय आएगा, और वो व्यय खरीदने वाले को वहन करना होगा। इस संबंध में वार्ता चल रही है। प्रशासन की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और जिस चीज़ को आप बेच रही हैं, ये प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। इसके बारे में क्या कहना है दिया के बारे में बताइए कुछ आप। ये दिया के बारे में ऐसा है, मेरे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चतुर्वेदी, चैनपुरवा एक गांव है, वहाँ शराब का धंधा चलता था। वहाँ पे गए तो उनके मतलब वो सब छुड़वा के ये सब धंधा इनको चलवाया गया कि मतलब ये आप लोग इससे आगे बढ़े, तो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। कितने घर थे वहाँ पर जो महिलाएं काम करती शराब का? शराब इस 1000 कुछ थे, इस समय 90 हो गए हैं। 90 घर थे? हाँ, मतलब 90 घर की महिलाएं जो है शराब बनाने का काम। हाँ हाँ हाँ, तो इस समय मतलब सर मेरे पुलिस अधीक्षक यही काम करवाए हैं, जो कि हम लोग इनकी सहायता कर रहे हैं। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शामली के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में रखा सारा सामान धूं धूं कर जलता रहा और देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का धागा और गत्ता जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वहीं यूपी के चंदौली में पेट्रोलियम पदार्थ की कटिंग कर चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। इस पूरे मामले में एक शातिर अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेल की चोरी धंधे में काफी समय से गिरफ्तार आरोपी लिप्त था। आरोपी के कब्जे से तेल से भरे 13 ड्रम और टैंकर समेत तेल निकालने के उपकरण जो है वे भी बरामद किए गए। मुगलसराय पुलिस द्वारा जो है तेल टैंकरों से जो है कटिंग कर तेल चोरी करने का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें इसके गैंग का जो सरगना है साहिद वो गिरफ्तार किया गया है और एक टैंकर में करीबन 9000 लीटर के करीब डीजल और पेट्रोल बरामद हुए हैं और ड्रमों में 450 लीटर के करीब तेल जो टैंकर से निकाला गया था वो बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो तेल निकालने के लिए उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं वो उपकरण बरामद हुए। इनका पैटर्न क्या था, कैसे तेल चोरी? यूपी के बहराइच में बढ़ता अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रही बड़ी वारदातें बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रही है। ताजा मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर मौजूदा ग्राम प्रधान की गाड़ी को विस्फोट से उड़ाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि बेदानिया के ग्राम प्रधान पंकज वर्मा अपने भाई और साथियों के साथ रिश्तेदारी में गए हुए थे, जहां से वापस आते समय उनके घर के करीब जमीन में बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। तेज धमाका होने की वजह से कार के टायर और इंजन के चिथड़े उड़ गए। कि ग्राम बिटानिया के ग्राम प्रधान श्री पंकज वर्मा पुत्र रामशंकर वर्मा की गाड़ी पर हमले की खबर सम्मानित मीडिया के एक चैनल में प्रसारित की जा रही है, जिसके संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी यूपी 40 AD 9607 कल रात्रि लगभग 11:15 बजे अपने मित्रगण के साथ आ रही थी, जिसमें सड़क के किनारे एक देसी बम कथित रूप से फटने से इनकी गाड़ी का आगे का बम्पर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें सवार जो इनके मित्रगण थे कोई हताहत नहीं है, न ही ग्राम प्रधान उस समय गाड़ी में मौजूद थे। इस समय ग्राम प्रधान से तहरीर देने के लिए कहा गया है। अभी तक उनकी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही इस संबंध में यूपी पुलिस का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है और इस अभियान के तहत लखनऊ पुलिस कार्रवाई करते हुए हसनगंज के शिया कॉलेज के सामने बने शेर मोहम्मद के अवैध गेस्ट हाउस पर कार्रवाई करने पहुंची। पुलिस की इस कार्रवाई से सभी व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया और इसके पहले भी पुलिस ने कई अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए या तो उन्हें ध्वस्त किया या फिर उन्हें सीज कर दिया। तो यूपी में प्रदूषण का कहर है वो लगातार जारी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इन दिनों पराली जलाने की जो समस्या है हर साल सामने आती है। इस बार भी सरकार और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक आदेशों को किसानों को नजरअंदाज करना पड़ता है और पराली की आग लगा दी जाती है। यूपी के सहारनपुर में भी लगातार किसान पराली जला रहे हैं। सहारनपुर थाना देहात कोतवाली पुलिस ने पराली जलाने वाले किसानों पर बड़ी कार्रवाई की। पराली जलाने वाले 6 किसानों को जेल भेज दिया गया। यूपी के कुशीनगर जनपद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां कप्तानगंज कस्बे के रिहायशी इलाके आर्यनगर में संचालित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग की वजह से फैक्ट्री के हिस्से में रह रहे परिवार के 8 लोग फंस गए, जिनमें से 3 लोगों को बुरी तरह से जलने से मौत हो गई और 13 लोग झुलस गए।
हादसे में घायल लोगों को कप्तानगंज अस्पताल भर्ती कराया, जिनमें 2 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर ग्रामीण और पुलिस आग को बुझाने में जुटे रहे। लगभग 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगी है, दिवाली का समय आ रहा है, लोग पटाखा बना रहे हैं या स्टार्ट किए हुए हैं। अब दुर्भाग्यवश कहीं कुछ हो गया तो भाई कस्बा दोषी है, उसे नियमता लाइसेंस इन लोगों का कस्बे के अंदर नहीं है, किसी का कस्बे का बाहर लाइसेंस है। अभी पटाखे तो कस्बे में ट्रकों का ट्रक मिल जाएगा। अब प्रशासन जांच करे अब कैसे बन रहा है, कैसे धंधा फल फूल रहा है, कि प्रशासन की जांच का विषय है। हमारे पास 15 केस आए हैं, जिसमें से 3 मृतक हैं और 12 जो है रिफर किए, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस के ये लोग हैं और हो सकता है कि और भी लोग जो है घायल हों, तो लोग आ रहे हैं। ये आर्य नगर पड़ता है थाना कप्तानगंज में। इसमें आज सुबह एक घर में पटाखे में आग लगने से 3 लोगों की डेथ हो गई है, लगभग 10 से 11 लोग इंजर्ड हैं। और जो इसमें मामला प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उसने अपने घर में पटाखे का भंडारण कर रखा था और सुबह उसमें आग लगी और पास में रखी उसके घर में ये आग लगने से विस्फोट हुआ। और इसमें अभी 3 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। बाकी घायलों की स्थिति बहुत गंभीर नहीं है। इसमें जो हमारे स्तर से कार्रवाई है, प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत टिहरी के डोबरा चांठी पुल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस डोबरा पुल की स्वीकृति विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में की, भाजपा ने सत्ता में आते ही उस पुल निर्माण में अड़ंगा लगाया। लेकिन कांग्रेस ने 2012 में सत्ता में आते ही पुल का निर्माण कराया, लेकिन अब इसके उद्घाटन में देरी हो रही है। अवशेष था और 150 करोड़ रुपए की जरूरत थी। ये तय हुआ कि 50-50% पर 50% राज्य सरकार, 50% टीएसडीसी देगी, हम इसका निर्माण करेंगे। कालांतर में टीएसडीसी ने पैसा देने से, भारत सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। फिर मैंने नाबार्ड से कर्ज ले करके ये पैसे की पूर्ति की और आज पुल बन सका है। ये वाली बात नहीं है, मैं तुलसी जी को आज याद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में हमारे साथी थी संजय जी थी, उन्होंने प्रताप नगर की पीड़ा को उठाने का काम किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री विकास पुरुष नारायण तिवारी जी इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। एकदम सत्ता से अलग हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने इस पुल के निर्माण को किया। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां पर प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता वीर गब्बर सिंह के जीवन वृत्त को अब लोग और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। गायत्री आर्ट्स के बैनर तले वीसी गब्बर सिंह के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चंबा में शुभारंभ हुआ। प्रदेश के संस्कृति विभाग के सौजन्य से बनाई जा रही इस फिल्म में वीर गब्बर सिंह के पूरे जीवन को दर्शाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को उनके अदम्य साहस को जानने का मौका मिल सके। उत्तराखंड के टिहरी में दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों, सब्जियों सहित अन्य उत्पादों में मिलावट को देखते हुए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने मिठाई, पनीर और दूध दही के सैंपल भरकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब में भेजा है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर का मामला। एसआईटी ने
सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है उसे सौंप दिया है। 10 जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। 9 जुलाई को उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी। 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का यह मामला है। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर का मामला, जहां पर एसआईटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। तो बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने अब योगी सरकार को सौंप दी है। खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से है, जहां पर नीति गांव के पास एक प्राचीन गुफा के अंदर बाबा अमरनाथ की जैसी आकृति देखने को मिलती है, जिसे बाबा टिम्बरसैन महादेव के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग विराजमान है और आश्चर्य की बात यह है कि इस गुफा के अंदर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर से जल की धारा हमेशा बहती हुई दिखाई देती है। उत्तराखंड के मंगलोर क्षेत्र के नगला इमारत गांव में एक ही परिवार के लोगों के बीच जमीनी बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें सगे भाई ने पिता और पुत्र के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई की जमकर मारपीट कर दी, जिसे घायल अवस्था में देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पारिवारिक रंजिश चल रही है कुछ काफ़ी टाइम से, तो ऐसा पता चला है। तो मीनवाइल ये क्या हुआ था कि परसों हमारे पास ये लोग आए थे, इनको कुछ चोट लगी हुई थी, तो हमने इनको मेडिकल के लिए भेज दिया था। तो हमने बोला कि आप मेडिकल करवा लीजिए, तब तक इसमें हम कार्रवाई करेंगे। फिर अभी पता चल रहा है कि देहरादून में जो इनकी डेथ हो गई है, तो अभी ये है कि वहाँ से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे तहरीर दे दी, हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया और जो भी कानूनी कार्रवाई है हमने शुरू कर दी है। इसमें गिरफ्तारी अभी चल रही है। अभी एक परिवार अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित परिवार के मुताबिक बेटी की शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के नाम पर उसके साथ मारपीट और मानसिक रूप से शोषण करते थे और आखिर में विवाहिता के इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। विवाहिता के पिता ने हत्या का आरोप ससुरालियों पर लगाया था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं यूपी के सोनभद्र जिले के सीएमओ डॉक्टर एसके उपाध्याय कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। पहले भी कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य महकमा जूझ चुका है। कई डॉक्टरों के साथ अन्य कई कर्मचारी संक्रमित पाए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार सीएमओ पिछले 2 से 3 दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन जब सीएमओ ने अपनी कोविड जांच कराई तो वे पॉजिटिव पाए गए। तो स्वास्थ्य विभाग में इस बात से हड़कंप मच चुका है, क्योंकि यूपी के सोनभद्र जिले के सीएमओ डॉक्टर एसके उपाध्याय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके पहले भी कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य महकमा जूझ चुका है। कई डॉक्टरों के साथ अन्य कई कर्मचारी भी संक्रमित पाए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार सीएमओ पिछले 2 से 3 दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन जब सीएमओ ने अपनी कोविड की जांच कराई तो वे पॉजिटिव पाए गए। वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मंगलवार रात करीब 11:15 बजे कार में जा रहे युवक युवती पर 3 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कार चला रही युवती के सिर में गोली लग गई। घटना उस समय हुई जब युवक युवती अपनी कार में सेक्टर 65 इलाके के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ड्राइव कर रहे थे। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से भाग निकला। तो पुलिस वालों ने आके हमें जगाया था कि गोली चली, तो जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ गोली चली है, वैसे हमको सुनाई नहीं दिया। अच्छा, हाँ। उसके बाद क्या बताया आपको पुलिस ने? तो कुछ नहीं बताया। क्या पूछा आप लोगों से? यही पूछा था कि तुम्हें मालूम है गोली चली? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है, हम तो सो रहे थे। और सो रहे हैं क्योंकि हम तो काम करते हैं, 8-9 बजे अपना सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर लगे रहते हैं, आ रहे थके। तो कितने बजे आई थी पुलिस? पुलिस
यूपी के रायबरेली में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां रेलवे क्रॉसिंग का गेट खराब होने से राहगीर काफी परेशान हो गए। वहीं जाम में फंसने के कारण एम्बुलेंस के साथ साथ मरीज भी काफी परेशान हुए। हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग का गेट खराब हुआ। तो रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। रेलवे क्रॉसिंग का गेट खराब होने से राहगीर और मरीज परेशान नजर आए। यहां पर रेलवे क्रॉसिंग का गेट खराब होने से राहगीर काफी परेशान नजर आए, तो वहीं जाम में फंसने के कारण एम्बुलेंस के साथ मरीज भी परेशान हुए। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर मुंशीगंज थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में बैग के साथ एक नवजात शिशु मिलने का मामला सामने आया। आपको बता दें, बैग में बच्चे के पालन पोषण के कपड़े के साथ साथ परवरिश के लिए हजारों रुपए और एक भावनात्मक ढंग से लिखा नोट मिला, जिसमें लिखा कि पारिवारिक कलह के चलते बच्चे को 7 महीने के लिए आपके हवाले कर रहा हूं और पालन पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपए भेजते रहूंगा। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का पालन पोषण के लिए सौंप दिया। पृथला के गांव झांसा में जहरीली शराब का सेवन करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शराब लाने वाले आरोपी के खिलाफ परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। मृतक के भाई का कहना है कि संजीव नाम का युवक गांव में शराब की तस्करी करता है और होम डिलीवरी भी देता है। उसी ने यह शराब लाकर दी थी, जिसके पीने के बाद दोनों की तबीयत खराब हुई और चरण सिंह की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई को शिकायत पर संजीव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। सर, एक छायसा गांव में घटना हुई है, जहरीली शराब से एक की मौत हो गई, 3 सीरियस हालत है। क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला ही बताता है? ये 2 नवंबर को हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई पॉइजनिंग केस में सर्वोदय में एडमिट है। ये चरण सिंह और जसवीर, अच्छा, ये छायसा के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये 2 दिन से अनफिट थे, तो आज इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक की इसमें डेथ हो गई। अच्छा। ये चरण सिंह है, छायसा का रहने वाला। अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और जो मृतक के भाई केशव ने एक कंप्लेंट दी है, जिसमें उसने एलिगेशन ये लगाया है कि संजीव पुत्र संजीव छायसा का रहने वाला है, जिसने इसको शराब ला के दी थी। ये जो आरोपी है, कौन है आरोपी, क्या कौन सी कार्रवाई की जाएगी आरोपी में? ये आरोपी के खिलाफ FIR लॉन्च की जा चुकी है और इसको जल्दी ही गिरफ्तार करके और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।